देखिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज सीड, सीड क्या है। सीड क्या है, इससे स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी बातें बताता हूँ। मान लो कोई बीज है मेरे पास, कोई भी सीड है, उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, जहां से स्टेम निकलना स्टार्ट होगा, ये इसको कहते हैं स्टेप्यूल। और जो नीचे से जहां से रूट निकलेगी इसको कहते हैं रेडिकल। कुछ बातों पे ध्यान दें, मेरी बातों पे, रेडिकल, ठीक है। और जो सीड होता है ना, उसको थोड़ा सा समझते हैं उसको और डिटेल में, ठीक है। उसका जो मैक्सिमम हिस्सा होता है ना, वो फूड स्टोरेज करके रखता है, किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं सीड कोट। क्या कहते हैं रे, सीड कोट। आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या कहते हैं, सीड कोट, ठीक है सर। और एक जगह से उसमें से एम्ब्रियो निकलेगा सर, एक जगह इसमें यहाँ इतने से एरिया में एम्ब्रियो रहता है। मैं इसको अलग मार्कर से दिखाता हूँ तुम्हें। मान लेते हैं इसके इतने से हिस्से में क्या है, एम्ब्रियो है। ये हिस्सा क्या है, एम्ब्रियो का है। तो देखिए ये हिस्सा क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ठीक है जी। ये जो है फूड स्टोर है, फूड स्टोर, फूड स्टोर। और फूड स्टोर को क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं रे, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कहते हैं फूड स्टोर को। और बाहर होता है सीड कोट। एक तो सीड कोट हो गया, दूसरा फूड स्टोरेज एंडोस्पर्म हो गया, और तीसरा एम्ब्रियो हो गया। तीन चीजें होती हैं। और जो सीड होता है उसमें नॉर्मली बाह्य रूप से जो देखने को मिलते हैं, रेडिकल से तो रूट निकलती है। रेडिकल से क्या बनेगी रे, रूट। और स्टिप्यूल से क्या बनेगी, स्टेम हिस्सा बनेगा। स्टेम जो निकलेगा, शूट पार्ट और रूट पार्ट कहते हैं। तो ऐसे ध्यान रखें, जो कोई भी सीड है, मान लो ये कोई सीड है, इसके ऊपर का हिस्सा, इसके ऊपर का हिस्सा तो क्या कहलाएगा, टिप्यूल, जिससे क्या निकलेगा, स्टेम। और नीचे रेडिकल से क्या निकलेगी, रूट, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। ऐसे ही अब इसके अंदर जो अंदर का हिस्सा जहां से एम्ब्रियो निकलेगा, इसके अंदर से क्या निकलेगा, एम्ब्रियो निकलेगा। और जो बाहर इसके सारे चारों तरफ फैला हुआ वो क्या, फूड है। फूड किसकी फॉर्म में स्टोर है, एंडोस्पर्म की फॉर्म में, जो कि एम्ब्रियो को बड़ा करने में हेल्प करेगा। और जो बाहर का आवरण है, ये कवर है, ये क्या है, सीड कोट है। अरे समझ में आ रहा है, तो ऐसे तुम्हें समझ में अब इसके बारे में यही लिखा हुआ देखना है। सीड इज डिफाइंड एज ए फर्टिलाइज्ड मैच्योर्ड ओव्यूल। देखो तुम्हें मैंने क्या कहा था, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, ओवरी तो सर फ्रूट में कन्वर्ट होती है, जो आपने पढ़ा दिया हमें, फ्रूट, ठीक है। और ओव्यूल होता है, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही सीड कहेंगे हम सर, हाँ बिल्कुल। सीड इज डिफाइंड एज ए फर्टिलाइज्ड मैच्योर्ड ओव्यूल consisting of an embryonic plant together with a store of food। फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर एंडोस्पर्म की फॉर्म में होता है, जो कि जो एम्ब्रियो है उसको बड़ा करने में, मैच्योर करने में हेल्प करेगा। ऑल सराउंडेड बाय ए प्रोटेक्टिंग कोट। और प्रोटेक्टिव कोट को क्या कहते हैं, सीड कोट। ए सीड इन सम प्लांट रेफर टू एज ए कर्नल। जो सीड की कोटिंग होती है ना, जैसे मूंगफली किसी ने छिली है, मूंगफली का जैसे कोट तोड़ते हैं उसके अंदर बीज निकलते हैं, बीज सीड टाइप, उनके ऊपर भी एक पतली सी लेयर होती है जिसको क्या कहते हैं, कर्नल। और फिर उसके अंदर सीड होता है। अरे समझ में आया, तो कर्नल refer to as a kernel is a small embryonic plant enclosed in a covering called seed coat, usually with the some stored food। और उसके साथ कुछ न कुछ stored food भी मिलता है, और stored food एंडोस्पर्म की फॉर्म में मिलता है। जो ओव्यूल होता है या सीड होता है, ये 2n डिप्लॉयड नेचर का होता है। 2n क्या होता है, डिप्लॉयड। जबकि एंडोस्पर्म होता है वो 3n होता है। क्या होता है, 3n ट्रिप्लॉयड होता है। ये बात याद रखने लायक है। एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान बनता है। ये बातें बाद में कभी करवाऊंगा, परंतु हाँ ये याद रख लें, अभी रीजन है ट्रिपल फ्यूजन, परंतु याद रख लें 3n होता है। एंडोस्पर्म 3n, ट्रिप्लॉयड होती है इसकी प्लॉइडी, और जो सीड होता है वो 2n होता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं आगे क्या है। अब वही जो डायग्राम देगा तुम्हें सीड का, जो मैंने अभी समझाया तुम्हें, देख लेना, इसको कवर करते हैं ढंग से। अब देखो रहे इधर जो सीड का डायग्राम दिया गया है, इसमें जो बाहर की जो आउटर कवरिंग दिखाई गई है, ये क्या है, सीड कोट सर, सीड कोट। और जो ये फूड स्टोर दिखाया गया अंदर, ये येलो कलर का, ये क्या है, ये फूड स्टोर है। फूड स्टोर किसकी फॉर्म में होता है, एंडोस्पर्म, ठीक है सर। और ये एम्ब्रियो दिखाया गया है, एम्ब्रियो यहाँ से निकलेगा सर। इसका एक रेडिकल हिस्सा होता है, जो ऊपर से एम्ब्रियो ऊपर निकलेगा स्टिप्यूल, और नीचे जो रूट निकलेगा वो रेडिकल कहलाएगा, और ऊपर स्टिप्यूल होगा सर, ठीक है। तो अब देखो 3 बेसिक पार्ट होते हैं किसी भी सीड के। उसमें एक एम्ब्रियो होता है, ये रहा एम्ब्रियो, ये रहा कवर। दूसरा मैच्योर न्यूट्रिटिव फूड के रूप में, न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट फूड के रूप में होते हैं, जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। और एक सीड कोट जो उसको कवरिंग करके रखता है, सीड कोट होता है। तो 3 चीजों से मिलकर बना होता है एक सीड, जिसमें और ऊपर के हिस्से को स्टिप्यूल और नीचे को रेडिकल भी कहते हैं, ये भी याद रख लेंगे। नीचे जो होता है वो क्या होता है, रेडिकल, और
ऊपर क्या आता है स्टिप्यूल, स्टिप्यूल किस में कन्वर्ट होगा, शूट सिस्टम, शूट जो आएगी उससे और रेडिकल से आएगी रूट। ये बातें याद रह जाएंगी सभी, यही मैंने बताई हैं बार बार। तो यहाँ तक कवर हुआ भी सारा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया सीड के बारे में। देखो ये कुछ डायग्राम दिखा रखा है, इसका कोई खास मतलब नहीं है। ये क्या बताना चाह रहा है तुम्हें, कोई भी अंडा होता है, कोई भी एग है, जैसे मुर्गी का अंडा है, ये मुर्गी का अंडा, इसके अंदर क्या है, येलो येलो एक योक होगा। हाँ सर, येलो येलो योक होगा, योक येलो येलो बहुत सारा होगा शुरुआत में। हाँ, और जो इम्ब्रियो है वो छोटा सा होगा। हाँ सर, फिर ये येलो येलो योक तो खत्म होता जाएगा और ये इम्ब्रियो साइज में बढ़ता जाएगा, और ये योक क्या होता जाएगा, योक धीरे धीरे कम होता जाएगा, योग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एट लास्ट क्या बच जाएगा, एट लास्ट इम्ब्रियो ही इम्ब्रियो इसके अंदर बच जाएगा। इम्ब्रियो बड़ा होता जाएगा और योग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एट लास्ट क्या रह जाएगा इसके अंदर, इम्ब्रियो इम्ब्रियो रह जाएगा। ठीक है भाई, ये इम्ब्रियो हो गया तैयार, इम्ब्रियो हो जाएगा तैयार। ठीक है, और इसको 1 से कितने डेज लग जाएंगे, 14 डे के अंदर ये प्रिपेयर होगा। ऐसे ही सीड को भी प्रिपेयर होने के लिए सबसे पहले कोटिलिडन्स बाहर आएंगे, बड़ा होता जाएगा और ऐसे फैलता चला जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या, यही समझाने की कोशिश कर रहा, और कोई बड़ी सी बात इसमें है नहीं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमने कर ही लिया, अभी किया है ये तो। नेक्स्ट पार्ट ऑफ सीड में आगे भी, पार्ट ऑफ सीड पहले इसको रफ कर दिया जाए थोड़ा सा। देखो भाई, पार्ट ऑफ सीड में क्या बताया गया है सर, दो तरह के पार्ट ऑफ सीड में, दो तरह के मोनोकोट और डाइकोट बताए गए हैं सर। मोनोकोट डाइकोट को बताएंगे, उससे पहले आपने कुछ बातें बताई है। द एम्ब्रियो इज ए इमेच्योर्ड प्लांट होता है सर, एम्ब्रियो एक इमेच्योर प्लांट होता है, और न्यू प्लांट विल ग्रो अंडर प्रॉपर कंडीशंस। कुछ प्रॉपर कंडीशन के बाद वो एक नए प्लांट के रूप में उभर के आता है और नया प्लांट बन जाता है। एम्ब्रियो, इमेच्योर प्लांट को एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो अब दो प्रकार के, मोनोकोट का अलग, डाइकोट का अलग। सर मोनोकोट किसे कहते हैं, जो लंबी पत्तियां होती हैं, एक चौड़ी पत्तेदार प्लांट होते हैं, चौड़ी पत्तेदार होते हैं, उनको डाइकोट कहते हैं, और जो लंबी सीधी रेखाएं होती हैं वो मोनोकोट कहलाते हैं। मोनोकोट का अगर सीड से पहचान, पत्ते से पहचानोगे तो ब्रॉड जो लीफ होती है ना, चौड़ी पत्तेदार लीफ होती है, वो तो होती है डाइकोट की। जैसे मोनोकोट की लीफ बताता हूं तुम्हें, मोनोकोट की लीफ ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, पैरेलल वेनेशन मिलेंगी, पैरेलल। और जो डाइकोट की होगी ना, वो ऐसी होगी, देखना उसमें जाल मिलेगा, नेटवर्क, रेटिकुलम जिसको या नेटवर्क कहते हैं, ऐसा ऐसा जाल मिलेगा। और ये डाइकोट की पहचान है, और ये वाली लीफ किसकी है, मोनोकोट की पहचान है। ठीक है सर, और सीड से पहचानेंगे तो लीफ से पहचानोगी, सीड से पहचानोगे ना तो जैसे गेहूं है, या फिर गेहूं ले लो, राइस ले लो, जौ ले लो, ओट ले लो, जई ले लो, तो ये सारे क्या है, मोनोकोट होते हैं, जिसमें एक ही कोटिलेडन हो, एक ही पार्ट हो, एक बीज पत्र हो। और जिसमें दो बीज पत्र हो, जैसे देखना, जैसे मटर का देख लो या फिर चने को देख लो, दो बीज पत्तर होते हैं, उसको कहते हैं डाइकोट। ये डाइकोट की पहचान है, ये वाली डाइकोट की पहचान है, और ये वाली मोनोकोट की पहचान है। ऐसे भी पहचान सकते हो, रूट से भी पहचान सकते हो। तीसरा पार्ट रूट से डाइकोट मोनोकोट को एक जगह ही जकड़ा बना हुआ है, फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट मिलेगी, और इसमें टेप रूट मिलेगी। टेप रूट, ये समझते हो, टेप रूट का मतलब होता है एक ऐसी रूट, प्राइमरी रूट होती है, उसके अंदर से निकलती सेकेंडरी, सेकेंडरी से निकलती टर्सरी, ऐसे। और इसमें एक ही जगह से बेस पार्ट से सारी रूट निकले, वो तो होती है फाइब्रस, और जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में डिवाइड हो वो होती है टेप रूट। टेप रूट किसका करेक्टर है, डाइकोट का सर। और फाइब्रस रूट किसका करेक्टर है, मोनोकोट का सर। एक बीज पत्री सर है, मोनोकोट। पैरेलल वेनेशन, पैरेलल सीधी लाइनें मिलेंगी पत्ते में, मोनोकोट में सर। जाल मिलेगा, नेटवर्क मिलेगा, डाइकोट में सर। और टेप रूट मिलेगी, मूसलाधार रूट मिलेगी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रूट, वो डाइकोट में सर। और पत्ते में जाल मिलेगा, डाइकोट में सर। और दो बीज पत्तर मिलेंगे, वो भी डाइकोट में। तो डाइकोट मोनोकोट पहचानना है, आप डिफरेंशिएट करना आ गया भाई। हाँ सर, अब आगे बताओ क्या बता रहे हो। The embryo has one cotyledon, एक ही कोटिलेडन हो, और सीड लीफ इज मोनोकोटिलेडन, एक ही कोटिलेडन से बना हो, एक ही लीफ टाइप का कोटिलेडन हो, उसको कहते हैं मोनोकोट। कोटिलेडन में फूड स्टोर ही होता है भाई, फूड स्टोर होता है एम्ब्रियो के लिए, फूड स्टोर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और अगर 2 कोटिलेडन्स है तो उसको डाइकोटिलेडन, एम्ब्रियो के 2 कोटिलेडन मिले, जैसे ये 2 कोटिलेडन दिखा रखे, एक और ये 2, और इसमें एक ही कोटिलेडन है ये वाला, तो 2 कोटिलेडन मिले डाइकोट, और एक ही कोटिलेडन मिले तो मोनोकोट। कोटिलेडन का मतलब होता है जो पत्ते शुरुआत में आते हैं, पहले सबसे पहले बाहर निकलता है भ्रूण, तब वाले कोटिलेडन कहलाते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलें। नेक्स्ट, डाइकोट और मोनोकोट को वही पहचानने का तरीका जो मैंने अभी भी सारी बातें तो बताई दी तुम्हें, डाइकोट मोनोकोट को पहचानने की जितनी भी थी। देखो, जो इसकी पत्ती होती है पैरेलल होती है मोनोकोट, इसकी रेटिकुलर जाल मिलता है डाइकोट। इसका जो
एंडोस्पर्म होता है ज्यादातर हिस्से में क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है सर एक ही कोटिलेडन मिलता है, ये एक ही कोटिलेडन है, पूरा एक ही कोटिलेडन, इसके दो कोटिलेडन मिलते हैं, इम्ब्रियोनल एक्सिस बीच में होती है, इम्ब्रियो बनता है, ठीक है सर। इम्ब्रियोनल रूट निकलेगी, ऊपर कोटिलेडन होंगे, इम्ब्रियोनल लीव्स होंगे, सीड कोट होगा, ये सारा। ये तो दो कोट है तो डाइकोट, और ये एक ही कोटिलेडन सिंगल। और इसमें ज्यादातर हिस्सा ये जो ये येलो वाला दिखा रहा हूं मैं, ये क्या आता है, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म को ही हम फूड स्टोर कहते हैं मेरे। एंडोस्पर्म ही क्या आता है, फूड स्टोर होता है किसी भी प्लांट के अंदर, सीड के अंदर। और कोटिलेडन हो गए, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है जहां से एम्ब्रियो निकलेगा, एम्ब्रियोनिक रूट या एक साइड से निकलेगी और शूट, ऊपर से लीफ निकलेंगे, नीचे से रूट और सीड कोट होता है, यही सारा। और ये जो टेप रूट दिखाई, देखो मैंने अभी कहा इसमें टेप रूट होती है, जबकि इसमें क्या होती है, इसमें फाइब्रस रूट होती है। कौन सी होती है, फाइब्रस। और इसमें कौन सी होती है, टेप रूट। इसमें जो पैरेलल वेनेशन मिलती है, पैरेलल पत्ते में पैरेलल लाइनें मिलेंगी, पैरेलल वेनेशन कहते हैं इसको, और उसको क्या कहते हैं, रेटिकुलर या फिर नेटवर्क, और रेटिकुलर वेनेशन, डाइकोट में रेटिकुलर वेनेशन जाल मिलता है, नेटवर्क मिलता है, जबकि इसमें पैरेलल होती हैं। इसमें फाइब्रस रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट, और इसमें टेप रूट होती है, ये टेप रूट। समझ में आया अभी सभी को। और इसमें एक ही कोटिलेडन होता है, इसमें दो होते हैं, दोनों में फूड स्टोर एंडोस्पर्म की फॉर्म में होता है। इसमें दो कोटिलेडन में फूड स्टोर होता है, इसमें एक ही कोटिलेडन में होता है। तो इस तरह से हमने क्या कंप्लीट किया भैया, इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया क्या डाइकोट और मोनोकोट को। समझ में आया भाई सभी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब ये वही बातें बता रहा है जो मैंने बोल दी हैं तुम्हारे सामने, अभी अभी बोली है। क्या बातें हैं देख लीजिए। द रेडिकल इज एम्ब्रियोनिक रूट, रेडिकल से तो निकलती है रूट, ठीक है। पल्म्यूल होता है, पल्म्यूल से क्या निकलती है, सूट, एम्ब्रियोनिक सूट। देखो जैसे ये हिस्सा है, नीचे ये, और बीच में ये एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाती है। ये जो हिस्सा है ये तो पल्म्यूल कहलाता है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला क्या कहलाता है, रेडिकल। रेडिकल से रूट निकल जाएगी और उससे क्या निकल जाएगी, सूट निकल जाएगी, ऐसा होता है, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो दोबारा पढ़ देता हूँ सारी बातें। रेडिकल से एम्ब्रियोनिक रूट निकलती है, पल्म्यूल से एम्ब्रियोनिक सूट निकलती है, बात सही है। एम्ब्रियोनिक स्टेम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड कोटिलेडन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, उससे स्टेम निकला है, यहाँ ऐसे पत्ते आ रहे हैं, तो इसके ऊपर का हिस्सा ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इससे स्टेम शूट निकल रहा है, और यहाँ रूट निकल रही है, यहाँ रूट यहाँ निकल रही है, रूट। इससे ऊपर का हिस्सा ना, इस स्टेम से इससे ऊपर का हिस्सा तो कहलाता है एपिकोटाइल, और इसके नीचे का जो हिस्सा बच गया यहाँ, ये क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल। बिलो और अबव एम्ब्रियोनिक स्टेम जो है उसके बेस पे ये डेफिनेशन बनाई गई है। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम है उसके ऊपर का हिस्सा अटैचमेंट का है तो कोटिलेडन का, वो तो एपिकोटाइल है, और जो एम्ब्रियोनिक स्टेम के बिलो पॉइंट है अटैचमेंट का, उसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। जो डायग्राम से बिल्कुल सही समझ में आएगा, तुम्हें अभी भी नहीं आया तो देखो नेक्स्ट डायग्राम में समझाया गया है, ये पूरा क्या बताया गया है वो देख लो। देखो ये देखो, एक बार मार्कर ले लूं, ये सूट बन रहा है, ये पल्म्यूल है, हाँ सर ये पल्म्यूल है। इससे ऊपर का हिस्सा ये रहा, और इसके नीचे का ये रहा सूट के। जो ऊपर का हिस्सा है ना, इसको तो कहते हैं एपिकोटाइल, और जो नीचे का हिस्सा इसको कहते हैं हाइपोकोटाइल। ऐसा इसमें दिखाया गया, ये पल्म्यूल है, ये रहा पल्म्यूल, इसके ऊपर का और इसके नीचे का हिस्सा वही बात होगी। इसके नीचे का हिस्सा दिखा रखा है, यहाँ सिर्फ हाइपोकोटाइल है, और ऊपर का है ही नहीं इसमें, इस डायग्राम में क्लियर है। एपिकोटाइल बेस ऑफ पल्म्यूल का बेस है, परंतु पल्म्यूल का आ गया नीचे, आ गया थोड़ा सा, और पल्म्यूल के नीचे का हिस्सा क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल, और पल्म्यूल के ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा, अटैचमेंट का हिस्सा, एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल बेस ऑफ द पल्म्यूल होता है, और वो क्या होता है, बेस ऑफ पल्म्यूल तो है एपिकोटाइल, और ये बेस है रेडिकल का। हाइपोकोटाइल किसका बेस है, रेडिकल का। रेडिकल के बेस को तो हाइपोकोटाइल कहते हैं, और पल्म्यूल के बेस को एपिकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल ऊपर की अटैचमेंट है, किससे, स्टिप्यूल से, मतलब स्टेम की जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है उससे ऊपर के हिस्से को तो एपिकोटाइल कहते हैं, उससे नीचे के हिस्से को हाइपोकोटाइल बोला जाता है। इसमें कोई डाउट है? नीचे जो रूट जिससे निकलेगी वो रेडिकल है, कोटिलेडन में फूड स्टोर है, पल्म्यूल से सूट निकलेगी, सीड के ऊपर सीड कोटिंग है, एम्ब्रियो है ही ये दोनों। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दो भाई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिखाया गया देखना, सीड वर्सेस ग्रेन। ग्रेन और सीड में अंतर बताया गया और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं बनेंगे, फिर भी ये आना चाहिए वैसे भी। देखिए क्या क्या बातें हैं, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लिया जाए। सबसे पहला पॉइंट इट शुड बी, सीड के बारे में कह रहा है वायबल और विदेश वन। देखो सीड है वो वायबल होना चाहिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप उगानी है वो सीड के बगैर तो नहीं उगेगी, तो वो वायबल होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, तभी जाके नई क्रॉप उगा सकते हैं, नए प्लांट उगा सकते हैं। पर ग्रेन जो हमें खाना है वो चाहे जिंदा हो ना हो, उससे क्या मतलब वायबल हो ना हो,
नीड नॉट टू बी वायबल, कोई जरूरत नहीं है। इट शुड बी फिजिकल एंड जेनेटिकली प्योर, जो सीड है वो प्योर होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई पेस्ट या इंसेक्ट वगैरह वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। अगर उसमें इंसेक्ट या वीड या कुछ भी है, इम्प्योरिटी है, तो उसकी वजह से वो सीड ग्रो नहीं कर पाएगा। ग्रो नहीं करेगा तो हमारी फसल को नुकसान हो जाएगा। फसल होगी कहां से जब सीड ही नहीं होगा? तो ठीक है। और इसके लिए ऐसा कोई जेनेटिकली फिजिकली प्योर होना जरूरी नहीं, पर प्योरिटी का मतलब साफ सुथरा तो होना ही चाहिए, खाना है वो तो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। शुड सेटिस्फाई मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं वो पूरे होने चाहिए, जबकि इसके लिए कोई स्टैंडर्ड्स की जरूरत नहीं है, अनाज साफ सुथरा होना चाहिए बस। इट कैन बी ट्रीटेड विद ए पेस्टिसाइड फंगिसाइड टू प्रोटेक्ट सीड अगेंस्ट स्टोरेज पेस्ट एंड फंगी। देखो, पेस्ट से बचने के लिए पेस्टिसाइड और फंगी से बचने के लिए फंगिसाइड का यूज करना पड़ता है ताकि इनको आगे स्टोर रखा जा सके। पर इन पे कोई भी फंगिसाइड ऐसे केमिकल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें इसको कंज्यूम करना, खाना है, तो इसमें फंगस थोड़ी मिलाएंगे फंगिसाइड या पेस्टिसाइड, ठीक है। परंतु सीड प्लांट पे डालते हैं, फिर बाद में सीड होता है, उस पे किसी प्रकार का भी ग्रेन पे कोई भी पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया जाता ग्रेन निकलने के बाद। रेस्पिरेटरी रेट होता है वो स्लो होना चाहिए भाई। रेस्पिरेटरी रेट एंड अदर फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस शुड बी केप्ट एट अ लो लेवल ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज कोई भी सीड को स्टोर किया गया तो उसके रेस्पिरेशन रेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी स्लो होनी चाहिए। अगर उसने एक्टिविटी परफॉर्म कर दी तो वो जब तक उसको उगाने का टाइम आएगा उस टाइम तक तो वो अपनी जो वायबिलिटी है उसको खो देगा। इसलिए उसके जो प्रोसेसेस हैं, रेस्पिरेटरी रेट है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोसेसेस हैं, उनको स्टोर करने के दौरान क्या रखना चाहिए? स्लो रखना चाहिए। डोरमेंसी जैसी कंडीशन थोड़ी सी देर आनी चाहिए। नो स्पेसिफिकेशन, इसके लिए कोई ऐसी कंडीशन जरूरी नहीं है। शुड बी कंपल्सरी सर्टिफाइड, ये सर्टिफाइड होना जरूरी है जब भी बीज को उगाएंगे। अगर उसमें 95% या 95.5 से ज्यादा या 99% प्योरिटी होनी चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। नो सच कंडीशन इन द ग्रेन प्रोडक्शन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इट शुड सेटिस्फाई ऑल द क्वालिटी नॉर्म्स, नॉर्म्स जो बने होते हैं, कुछ रूल बने होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, जबकि इसके लिए कोई रूल नहीं है। सीड कैन बी यूटिलाइज एज ए ग्रेन, सीड को ग्रेन के रूप में यूज किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। इफ इज नॉट ट्रीटेड विद पॉइजनस केमिकल, अगर इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाए गए हैं तो उसको खाने के रूप में भी यूज किया जा सकता है। सीड को, कोई भी सीड है, खाया जा सकता है। ग्रेन को, ग्रेन के लिए को कभी सीड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ये बात इंपॉर्टेंट है। यहां तक कोई डाउट है तो बोले भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये डिफरेंस आ गया होगा सभी को समझ। व्हाट डज ए सीड डू, एक सीड क्या करता है? सीड तो सब कुछ करता है, सीड ही ना होगा तो हमें खाना कहां से मिलेगा? नेक्स्ट श्योरिटी है फूड की, वो तो यही बना के रखता है हमारे लिए। नहीं, जो एग्रीकल्चर है उसको बनाए रखने का काम कौन कर रहा है? सीड कर रहा है। सीड ही ना होता तो हम आगे से आगे फसल कैसे उगाते और हमारी भरपाई पेट ही नहीं भर पाता, बेचना तो दूर की बात है। व्हाट डज ए सीड डू? कैरिंग ए न्यू टेक्नोलॉजी लेके आता है। ए बेस टूल फॉर द श्योर फूड सप्लाई की श्योरिटी देता है हमें। द प्रिंसिपल मीन्स टू श्योर क्रॉप यील्ड इज लेस फेवरेबल प्रोडक्शन एरिया। देखो, श्योर क्रॉप यील्ड इन ए लेस फेवरेबल प्रोडक्शन एरिया, जहां पे फसल कम हो रही, मान लो हमें कोई ड्रास्टिक कंडीशन, डिजास्टर वगैरह वगैरह आ रहे और हमें नहीं, अब सीड की जरूरत है तो हमें क्या खाने की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? 4 या 5 महीने के अंदर कुछ फसल उगा लेंगे जिससे कि हमें खाने की भरपाई हो जाएगी, ठीक है। तो फेवरेबल प्रोडक्शन एरिया में हम क्या कर सकते हैं? लेस फेवरेबल कंडीशन एरिया में भी क्रॉप उगाई जा सकती है कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। ए मीडियम फॉर ए रैपिड एस्टेब्लिशमेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर, बाढ़, आंधी, तूफान कुछ भी आ गया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, अब हमें नहीं, जो लोगों को खाने की जरूरत है, तो खाने के लिए हम क्या करेंगे? सीड रखेंगे, सीड को उगा देंगे ताकि 4-5 महीने में, 6 महीने में हमें क्या मिल जाएगी? नई फसल मिल जाएगी, जिससे कि लोगों की जो डिमांड है खाने की उसको पूरा किया जा सकता है नेचुरल डिजास्टर के दौरान। तो सीड ही ये सारे काम आता है हमारे। सीड ना होता तो ये सब पॉसिबल नहीं था। और ये कुछ सीड दिखाए गए हैं, ऐसे ऐसे नजर आ रहे हैं। गुड क्वालिटी सीड में क्या क्या बातें होनी चाहिए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये टेबल है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने एग्जाम में बहुत बार देखे हैं, तो ये टेबल करेंगे भाई कवर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, जितनी भी आ जाएंगी, 3 या 4 ही टेबल हैं, चारों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इट मस्ट बी जेनेटिकली प्योर, एक तो जेनेटिकली प्योर होना चाहिए भाई। सीड की बात चल रही है ना, कि ग्रेन की सीड। टाइप ऑफ सीड, कौन सा टाइप है और प्योरिटी परसेंट। अगर ब्रीडर और न्यूक्लियस टाइप का सीड है, सीड के टाइप होते हैं ब्रीडर टाइप, न्यूक्लियस टाइप, फाउंडर टाइप, सर्टिफाइड टाइप, अलग अलग टाइप है। तो जो ब्रीडर या न्यूक्लियस टाइप का वो 100% प्योर होता है, उसमें प्योरिटी कितनी परसेंट होती है? 100%। फाउंडेशन होता है जो इससे बनता है, ब्रीडर से बनता है फाउंडेशन, और न्यूक्लियस से बनता ब्रीडर। सही बताऊं तो न्यूक्लियस सबसे मेन है, न्यूक्लियस सबसे एडवांस है, न्यूक्लियस ब्रीडर से भी, परंतु लगभग इनकी प्योरिटी 100% ही होती है। न्यूक्लियस इंडिया में नहीं है, ब्रीडर इंडिया में है, इसलिए न्यूक्लियस से बना ब्रीडर, ब्रीडर से बना फाउंडेशन, और फाउंडेशन से बना सर्टिफाइड।
तो बताओ जो सबसे पहले आया होगा उसकी प्योरिटी सबसे अच्छी होगी 100%, ब्रीडर की भी लगभग 100% है, फाउंडेशन की थोड़ी सी कम होगी 99.5%, और फाउंडेशन से बना सर्टिफाइड उसकी 99% होगी। तो ये जो प्योरिटी परसेंटेज लेवल है डाउन होता जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले आया वो सबसे प्योर रहा होगा दुनिया में। न्यूसेलस आया, न्यूक्लियस आया 100%, ब्रीडर भी लगभग 100% मान लो पूरा ही, फाउंडेशन उससे बना ब्रीडर से वो 99.5%, सर्टिफाइड उससे बना 99%, 99%। ये याद रहे कि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे एग्जाम में और तुम करके नहीं जा रहे हो, ये ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट, इट शुड बी द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ फिजिकल प्योरिटी सर्टिफिकेशन। देखना भाई ये क्या है, ये भी बता देता हूं इसको इधर उठा के लाओ। हाँ अब चलते हैं, देखो क्रॉप का नाम दिया जाएगा, क्रॉप का नाम है और उसमें मिनिमम फिजिकल प्योरिटी कितनी परसेंट होनी चाहिए, जिस क्रॉप की है उनकी बातें चल रही है। मेनली क्रॉप्स कौन कौन सी हैं जो कितनी परसेंट प्योरिटी में फिजिकल प्योरिटी, ये जेनेटिक नहीं है, फिजिकल प्योरिटी की बात चल रही है, फिजिकल प्योरिटी ऑफ का सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। तो कैरेट है ना उसमें 95% प्योरिटी होनी चाहिए, कैरेट में याद रखनी है, रट्टा मारना पड़ेगा भैया रे, कोई चारा नहीं है, याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये पूछी जा रही है, हम ये करके लैब में थोड़े लिए बैठे हैं, यहाँ देखेंगे फिजिकल प्योरिटी। ओकरा, भिंडी, वाटरमेलन और कुकर बीट्स जितने भी हैं उनमें 99% प्योरिटी होती है। ओकरा, भिंडी और वाटरमेलन, कुकर बीट्स में 99% प्योरिटी सर फिजिकल, और ग्राउंड नट होती है उसमें 96%। रेपसीड हो गए, मस्टर्ड हो गया, सीसम हो गया, सोयाबीन हो गया, इनमें 97% प्योरिटी होती है। और जितनी भी बाकी इनके अलावा बच गई, बस तुम्हें याद ही क्या करनी, कैरेट कर ली सर 99%, फिर जो ओकरा भिंडी होगी, वाटरमेलन हो गया, कुकुरबिट्स हो गई 99 होगी, ग्राउंड नट में 96 होगी सर। मस्टर्ड जैसी सोयाबीन मस्टर्ड, रेपसीड या सीजम इनमें होता है 97% सर। बाकी जो भी बच गया सब 98% प्योरिटी रखते हैं सर। तो इस तरह से याद हो जाएगा भी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये टेबल याद होती चलनी चाहिए सभी को। आगे बढ़ रहे हैं, और भी इंपॉर्टेंट, हाईली प्योरिटी परसेंटेज, प्योर सीड परसेंटेज देख लेना भाई रहे। हाई प्योरिटी की बात करें तो हाई प्योरिटी में कौन कौन सी ब्रीड्स आती हैं और कौन कौन कितनी परसेंट प्योरिटी होती है। हाईली भिंडी की 99% है सर, और अदर क्रॉप की 98, अभी ऊपर भी बोल दिया था सर। सीसम, सोयाबीन और इनकी जूट की इनकी 97%, ग्राउंड नट की 96, लगभग ऊपर वाली टेबल और ये दोनों सेम ही तो है सर, ज्यादा सा कोई फर्क वाली बात है नहीं है, तो इसको ध्यान में रख लेंगे, कोई बड़ी सी बात है नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट। हाँ, तो सीड शुड बी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए सीड में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन जो कंटेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये याद रखनी पड़ेंगी तुम्हें। कुछ टेबल हैं जो याद रखेंगे। सीड में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर स्टोरेज के लिए, अगर किसी स्टोर करना है किसी सीड को, एक बात सुनो, लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना, लंबे समय तक स्टोर, तो उसमें मॉइस्चर कम होना चाहिए या ज्यादा, या थोड़े समय के लिए स्टोर करना उसमें मॉइस्चर ज्यादा या कम। तो बात ये है सर, लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना तो उसमें मॉइस्चर कम होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करना उसमें मॉइस्चर ज्यादा भी चल जाएगा। अरे समझ में, लॉन्ग टर्म में स्टोर करना सर, लंबे टाइम तक रहना, तो उसमें मॉइस्चर बहुत ही कम होना चाहिए, 8% या उससे भी कम होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म वाले में 10 से 13% तक हो सकता है। तो ओवरऑल बात बताऊं तो सर, सीड को अगर स्टोर करना है तो 8 से 13% है, 8 से 13% एक डाटा है। अगर स्टोरेज के लिए फूड है तो इतना परसेंट के बीच में होना चाहिए, स्टोरेज का डाटा यही याद रखना है, 8 से 13% के बीच में होना चाहिए। अगर 8 या 8 से कम है तो वो लंबे समय तक स्टोर रह सकता है, और 8 से ज्यादा 13% तक अगर उसमें मॉइस्चर है तो उसको थोड़े समय के लिए ही स्टोर किया जा सकता है। अरे समझ में आया ये बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सीड। सीड के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट कितना है, अभी तो बताया 8 से 13% होना चाहिए सर, आपने बता दिया ये तो मेरे को। हाँ ये देखिए जरा, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सीड। सीड इज हाईली मॉइस्चर कंटेंट विद लूज इट्स जर्मिनेशन विगर एंड वायबिलिटी सून। अगर उसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा तो वो अपनी जो जर्मिनेशन पावर है, विगर है, वायबिलिटी, उसको सून जल्दी लूज कर देगा, इसलिए उसमें कम रख के उसको स्टोर करना पड़ेगा। Hence it is necessary to maintain the correct moisture content in the seed to ensure the good germination capacity and viability को मेंटेन रखने के लिए उसमें मॉइस्चर के कंटेंट को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और जो स्टोरेज के लिए है वो सेफ जो मॉइस्चर है वो 8 से 13% होनी ही चाहिए, 8 से 13%, 8 to 13%, ये बात मैंने बता दी, किसी भी सीड में होना चाहिए। तो ये डाटा आया हुआ है बहुत बार 8 से 13% वाला, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड कह रही प्योरिटी ऑफ सीड। सीड की प्योरिटी क्या है? सीड की प्योरिटी देखने के लिए फिजिकल प्योरिटी होती है और एक जेनेटिक प्योरिटी होती है। फिजिकल प्योरिटी और
जेनेटिक प्योरिटी की बातें करते हैं। फिजिकल प्योरिटी जो बाह्य रूप से हम किसी भी सीड को देंगे, और जेनेटिक तो उसके गुण है, अंदर के उसके आंतरिक गुण है, जो जीन है उसके अंदर उसकी प्योरिटी 100% ही होती है जेनेटिक प्योर, और फिजिकल तो कम ज्यादा भी हो सकती है। अरे सही है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फिजिकल प्योरिटी ऑफ ए सीड, फिजिकल प्योरिटी में अगर बात करते हैं फिजिकल प्योरिटी की, तो अभी देख लो फिजिकल प्योरिटी किसी भी सीड की वो कितनी होनी चाहिए, 96 से 98% तो होनी ही चाहिए लगभग। अदर स्पीसीज के 98 बताई थी, 96 किसमें, ग्राउंडनट में बताया था, जो सीसम सोयाबीन और इनमें कितना 99 बताया था, तो ऐसे याद किया था ना हमने। एंड सीड शुड बी हैव यूनिफॉर्म साइज एंड शेप विदाउट एनी डैमेज, और उसमें मेंटेन कितनी फिजिकल प्योरिटी करनी पड़ेगी, 96 से 98% के बीच में हमें फिजिकल प्योरिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी, ये डाटा याद रहे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट है भाई सभी डाटा। जेनेटिक प्योरिटी की बात कर रहे हैं सर, सीड में जेनेटिक प्योरिटी तो 100% उसके खुद का गुण है, तो वो तो होगी उसके अंदर जेनेटिक प्योरिटी। तो देखिए जेनेटिक प्योरिटी सीड शुड बी मेंटेन इन ऑर्डर टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द सीड, सीड की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए उसमें जेनेटिक प्योरिटी की भी जरूरत होती है, ताकि उसके जीन को मेंटेन रखा जाए, अच्छे से अच्छे ब्रीड उगाई जाए। अरे समझ में आया? तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट दो है एसएमआर और एसआरआर, ये दोनों डाटा है हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, इनमें से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल। तो देखिए एसएमआर क्या होता है, एसआरआर क्या होता है। सीड रिप्लेसमेंट रेशियो और सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, दो प्रकार के रेशियो। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो मैं का मतलब बताता हूं। मान लो मेरे पास एक गेहूं का बीज है, सीड है, और उस सीड को मैंने मिट्टी में उगा दिया, और उससे मेरे को 20 सीड मिले। कितने सीड मिले रे? 20 सीड मिले। तो मतलब उसका जो एसएमआर है, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, उसने कितना गुना मल्टीप्लाई करके दिया एक सीड को, 20 गुना मल्टीप्लाई करके दिया, तो एसएमआर उसका 20 है सर। मैंने ऐसे ही राइस पेड़ी, धान का एक पेड़ बोया, एक सीड बोया, और उससे एक प्लांट तैयार हुआ, उसने मेरे को 80 सीड दी। धान ने कितने, एक सीड ने मेरे को कितने दिए सीड? 80 सीड दिए सर। 80 सीड दे रहा, तो उसका एसएमआर सीड मल्टीप्लिकेशन कितना, एक को कितना गुना कर दिया उसने? 80 गुना कर दिया, तो उसका मल्टीप्लिकेशन रेशियो कितना हो गया? सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो एसएमआर 80 हो गया सर। ऐसे ही मैंने सोरगम की बात करता हूं, सोरगम ज्वार, सोरगम की बात करता हूं, मेज की बात करता हूं सर, मैंने उनको उगाया एक बीज को, और उसे एक सीड से मेरे को 100 सीड मिले, तो उसका एसएमआर कितना हो गया? 100 हो गया। अरे समझ में आ रहा है क्या? मेज का मान लो 80 दिए, तो उसका कितना हो गया? 80 एसएमआर हो गया। एसएमआर का मतलब होता है एक सीड से कितने नए सीड प्लांट पैदा करके दे रहा है, उसको एसएमआर सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कहा जा रहा है। अरे समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। एक होता है एसआरआर, सीड रिप्लेसेबल रेशियो। रिप्लेसेबल रेशियो का मतलब होता है जैसे हम बीटी कॉटन उगाते हैं हमारे एरिया में, अगर हम सीड को, अगर बीटी कॉटन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल पहले देसी ब्रीड उगाते थे, अब बीटी कॉटन उगाने लग गया हूँ, हाइब्रिड उगाने लग गया, तो मतलब मैंने सीड को रिप्लेस कर रहा हूँ। मेरे एरिया में मान लो मेरे एरिया में मैं एक नॉर्मल किसान हूं, मैं सिंपल बीज जो मेरे पहले वाले गेहूं के से बीज तैयार हुए थे वही मैं उगा देता हूँ, वही सीड उगा देता हूँ। तो और एक जो मेरा पड़ोसी है वो बहुत अच्छे हाइब्रिड बीज लाके उगा रहा है, तो उसकी जो फसल है वो ज्यादा अच्छी हो रही है, जो कि मैं नॉर्मल बीज उगा देता हूँ वही पिछली फसल के, तो मेरे जो पैदावार है खेत में वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि वो हाइब्रिड उगा रहा है, और हाइब्रिड बीज का यूज करना, रिप्लेस कर लिया ना उसने अपने सीड को, जो पहले वाला वही यूज नहीं किया, रिप्लेस कर दिया ना। सीड रिप्लेसमेंट रेशियो कितना है? मान लो मेरे गांव में 100 आदमी है, 100 में से 30 तो नॉर्मल वही सीड यूज करते हैं जो हर साल यूज करते जा रहे हैं उसी सीड को, और जो 70 बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं? हाइब्रिड यूज कर रहे हैं। तो मतलब वो 70 क्या कर रहे हैं? एसआरआर रेशियो उनका क्या है? 70। इस गांव का, इस एरिया का एसएसआर रेशियो कितना है? 70 है सर। क्यों? क्योंकि 70 ने हाइब्रिड बीज का यूज किया। जितने हाइब्रिड नई चीजों का यूज करते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं सीड को, वो सीड रिप्लेसेबल रेशियो उसी को कहते हैं। जैसे 70 बंदों ने नई चीज हाइब्रिड उगाई, तो हमारे गांव का रेशियो क्या गया? 70। एसआरआर कितना हो गया? 70। ठीक है। और जो 30 है वो उस रेशियो में काउंट नहीं होंगे जिन्होंने नॉर्मल सीड उगाया। अरे समझ में? एसएमआर होता है एक सीड से बहुत ज्यादा पैदा करने की दर, और एसआरआर होता है रिप्लेस करना, हाइब्रिड पैदा करने की कोशिश करना। अरे समझ में? ये लिखा है इट इज ए नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल सीड, एक सीड से ज्यादा नंबर ऑफ सीड हार्वेस्टिंग के दौरान। जैसे मान लो एक उगाया था और उससे बहुत सारे सीड मिले, तो वो क्या कहलाता है? उसका एसएमआर कहलाएगा सर। आया या नहीं आया समझ में? तो एसएमआर की टेबल याद करनी होती है। अब सर ये टेबल क्या होती है? एक जैसे गेहूं के पेड़ से हमें 20 मिलेंगे एक सीड से, तो ऐसे याद करेंगे, देखते चलो। अभी मैंने बोला था ना पेडी से 80 मिले हैं, मेज से सोरगम से 100 मिले हैं, तो वो टेबल याद करेंगे। देखो भाई वीट से एक प्लांट से हमें 20 मिल रहे हैं, पेडी की बात करें तो 70 या 80 मिलते हैं सर, मेज की बात करें तो लगभग 80 से 100 सीड मिलते हैं सर। मल्टीपल एसएमआर उसका 100 तक है, सोरगम का 100 होता है सर। बाजरा का तो बहुत ही ज्यादा सर, छोटे दाने होते हैं बाजरा के तो 200, सबसे ज्यादा बाजरा का सर स्टार। ठीक है,
ग्राम का होता है 10 या 12 सीड देता है, एक चने का प्लांट में 10 या 12 बीज मिलते हैं हमें। रेड ग्राम की बात करें तो 100 मिलते हैं, पोटैटो की बात करें 4 या 5 लगभग एवरेज 4 मिलते हैं। ग्राउंड नट की बात करें तो 8, कॉटन की बात करें तो 50, 1 से 50, और मस्टर्ड में बात करें तो 1 से 100 100 मिलेंगे। एसएमआर है, ये सारे क्या है एसएमआर। याद कर लोगे भाई सभी के एसएमआर, किसके कितने एसएमआर है ये याद हो जाएंगे तुरंत, एक दो बार बोल के देखो तुरंत याद हो जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए तो कर लोगे कवर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब मैंने SRR पहले ही बता दिया, सीड रिप्लेसेबल रेट या रेशियो। देखो क्या है सीड रिप्लेसेबल रेशियो या रेट क्या है। देखो वही कह रहा है, अगर हाइब्रिड का नई एरिया में नई सीजन की नई क्वालिटी सर्टिफाइड बीज का यूज करता है ना, वो SRR बनाता है। Seed replaceable ratio is the percentage of area sown out of the total area crop planted in the season by using certified or qualified seed other than the farm saved seed। जो पहले से ही हमारे खेतों में हो रहे उन्हीं बीजों को छोड़ के कोई सर्टिफाइड या क्वालिफाइड बीज को अपने सीजन के अकॉर्डिंग प्लांट करना किसी भी टोटल एरिया के अंदर, उस परसेंटेज को क्या कहते हैं SRR, सीड रिप्लेसेबल रेट कहा जाता है। अरे समझ में आया या नहीं आया, ये मैंने पहले भी बता दिया। मेरे गांव का जैसे 70 था, 70 लोगों ने हाइब्रिड बीज उगाए थे और 30 वही नॉर्मल उगा रहे थे, तो रिप्लेसेबल रेशियो कितना आ जाएगा 70। क्लास ऑफ सीड, ये इंपॉर्टेंट आ गई भाई, क्लास है। ये जो छोटे एग्जाम जितने भी होते हैं एग्रीकल्चर के, उनमें ये ज्यादा पूछा जा रहा है, और जो बड़े एग्जाम हैं उनमें वो जो चीजें थी SRR SMR ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास ऑफ सीड। सीड की क्लासें देखो, इससे भी पहले एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से बनता है ब्रीडर, और ब्रीडर से बनता है फाउंडेशन, फाउंडेशन से बनता है सर्टिफाइड, और सर्टिफाइड से बनता है ट्रूथफुल लेबल्ड सीड। ठीक है, ऐसे बनता है। ये पहले नंबर पे, अब फिलहाल हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे प्योरिटी के केस में, और ये 4th नंबर पे है। समझ में आ रहा है भाई। इनके कलर अलग अलग होते हैं, इनके जो पाउच थैलियां तैयार की जाएंगी उनके कलर भी अलग अलग होंगे, जैसे किसी का गोल्डन येलो होगा, किसी का व्हाइट होगा, किसी का ब्लू होगा, किसी का रेड होगा, कलर भी अलग अलग होते हैं, उन पे भी चर्चाएं करेंगे। और इनका प्योरिटी परसेंटेज होता है, किसी का 100 मिलेगा, किसी का 99.5 मिलेगा, किसी का 99 मिलेगा, किसी का 98 मिलेगा, तो वो प्योरिटी भी अलग अलग होती है। तो ये सीड के टाइप है, ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड या ट्रूथफुल लेबल्ड सीड। तो इनके बारे में अब चर्चाएं कर लेते हैं एक एक करके और कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को। बढ़ते हैं आगे, देखिए जरा इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड के बारे में कुछ चर्चाएं हो जाएंगी। ब्रीडर सीड सर न्यूक्लियस सीड से पैदा होता है, ये तो आपने बार बार बताया है, और इसकी जो परसेंटेज प्योरिटी वो 100% होती है, और जो इसका सीड होता है उसको कलर से रिप्रेजेंट किया, गोल्डन येलो कलर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए तो ब्रीडर सीड प्रोड्यूस यूजिंग न्यूक्लियस सीड, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, न्यूक्लियस सीड से पैदा किया जाता है। इन द रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी के अंदर इसको तैयार किया जाता है ब्रीडर सीड को। The entire production process will be monitored by the scientist and officer of the seed certification department by the representative of the National Seed Corporation के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कंपनियां हैं, साइंटिस्ट है, ऑफिसर हैं जो इनका ध्यान रखते हैं। द जेनेटिक प्योरिटी, इसकी जेनेटिक प्योरिटी हर एक की याद करनी, ब्रीडर की 100% होती है। एंड द टैग प्रोवाइड फॉर द टैग जो मिलता है इसका ये गोल्डन येलो कलर का मिलेगा। ब्रीडर का टैग कैसा होता है, गोल्डन येलो कलर का। इसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है, 100% है। इसको सर्टिफाइड किसके द्वारा किया जाता है, साइंटिस्ट ऑफिसर सीड सर्टिफाइड डिपार्टमेंट के द्वारा, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटियां इसको बनाने में हेल्प करती हैं। न्यूक्लियस सीड से बना है, न्यूक्लियस सीड से। देखो एक क्वेश्चन न्यूक्लियस सीड से बना है, दूसरा किसके द्वारा सर्टिफाइड है, तीसरा कितनी % जेनेटिक प्योरिटी है, और इसका जो टैग होगा वो किस कलर का होगा। ये 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो चारों कवर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ब्रीडर सीड याद हो गया। ब्रीडर, अब फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन सीड आने वाला वो ब्रीडर से बनेगा। उसकी जो परसेंटेज प्योरिटी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, इससे 0.5% कम, 99.5% कम कर देना। तो नेक्स्ट आ गया फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड क्या है, देख लो। फाउंडेशन सीड के बारे में कुछ चर्चाएं हो जाएंगी। फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रीडर सीड। पहला क्वेश्चन किससे पैदा हुआ है, ब्रीडर सीड से पैदा हुआ है सर, फर्स्ट क्वेश्चन। प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट फार्म या प्राइवेट सीड प्रोड्यूसर भी पैदा कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन। थर्ड है प्रोडक्शन कैन आल्सो बी टेकन बाय द फार्मर बाय गेटिंग सुटेबल ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड से पैदा कर सकते हैं। जेनेटिक प्योरिटी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 99.5% होती है जेनेटिक प्योरिटी, थर्ड क्वेश्चन। और फोर्थ है जो इसका टैग सर्टिफाइड होगा वो कैसे कलर का होगा, व्हाइट।
फोर्थ क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। जो इसको ब्रीडर सीड से पैदा किया गया है, कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट प्रोड्यूसर इसको पैदा कर सकता है। थर्ड है इसकी जेनेटिक प्योरिटी 99.5% है। जेनेटिक प्योरिटी कितनी है? 99.5% है। इसको ब्रीडर जो पहले पढ़ा है अभी, ब्रीडर उससे पैदा किया, ब्रीडर को न्यूक्लियस से पैदा किया गया था। ऊपर वाले की न्यूक्लियस या ब्रीडर की 100% जेनेटिक प्योरिटी होती है, इसकी 0.5% कम है, 99.5%। वो येलो और गोल्डन कलर का उसका टैग था, इसका कैसा? व्हाइट कलर का। याद रह जाएंगी ये बातें, बहुत बढ़िया। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और ये इंपॉर्टेंट चल रहा है भाई सब कुछ। नेक्स्ट सर्टिफाइड सीड, अभी मैं बता दूं सर्टिफाइड सीड है वो इससे बना, फाउंडेशन सीड जो अभी भी पढ़ा ना इससे बना, तो इससे भी 0.5% प्योरिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी इसकी, और भी कम हो जाएगी। इसकी प्योरिटी की अगर बात करें तो कितनी हो जाएगी? 99% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 99%, 0.5 कम करते चलो। सर्टिफाइड सीड होता है वो प्रोड्यूस किससे होता है? अभी जो पढ़ा है सर फाउंडेशन सीड से पैदा हुआ, पहला क्वेश्चन कवर हो गया सर मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन। नोन एज सर्टिफाइड सीड कहते हैं। द प्रोडक्शन सर्टिफाइड सीड टेकन बाय द नेशनल एंड स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, नेशनल और स्टेट सीड कॉर्पोरेशन इसको, या प्राइवेट सीड कंपनीज आल्सो बाय द फार्मर के द्वारा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, इसकी जो परसेंटेज प्योरिटी जेनेटिक प्योरिटी है वो कितनी है? 99% है सर। इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी है वो कितनी परसेंट है? 99% है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब अभी हमने बात करी वो किससे बना है सर्टिफाइड? पहली बात तो सर ये फाउंडेशन सीड से बना है क्वेश्चन। दूसरा, कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट नेशनल स्टेट कॉर्पोरेशन प्राइवेट सीड कंपनीज या फार्मर भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट, तो सर्टिफाइड सीड शुड बी यूनिफॉर्मली एंड प्योरिटी डिफाइंड द डिपार्टमेंट ऑफ सीड सर्टिफिकेशन। जेनेटिक प्योरिटी की बात करें 99% है, और इसका जो टैग का कलर होता है सर्टिफाइड का वो ब्लू कलर का होता है। सर्टिफाइड कैसा है? ब्लू कलर का है सर, ब्लू कलर, और इसकी परसेंटेज प्योरिटी 99% है सर। और ये फाउंडेशन सीड से तैयार हुआ सर। कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनियां या फार्मर भी इसको बना सकते हैं सर। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हमने कवर किए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है ट्रूथफुल लेबल्ड सीड। ट्रूथफुल लेबल्ड सीड को किससे बनाया गया? ऊपर जो पढ़ा तुमने सर्टिफाइड, उससे बनाया गया सर। क्या कोई भी फार्मर ऐसे नॉर्मली भी पैदा कर सकते हैं? इसके बारे में इतना डिटेल नहीं पूछा जाता। दिस टाइप ऑफ सीड डज नॉट कम अंडर द प्योर व्यू ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सीड सर्टिफिकेशन के अंडर में नहीं आता। पहली बात तो ये, दिस काइंड ऑफ सीड इज टेस्टेड ओनली बाय द फिजिकल प्योरिटी देखी जाएगी। इसकी जेनेटिक प्योरिटी की बात ही नहीं करेंगे, 99 है या 98 है, एंड जर्मिनेशन की बातें नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। By this method any farmer can produce seed and market it a truthful labeled seed। देखो कोई भी फार्मर या कोई भी प्राइवेट मार्केट में कोई भी बना सकता है और लेबल लगा के बेच सकता है इसको। लेबल्ड इज कंपलसरी बट सर्टिफिकेशन इज वॉलंटरी। जो कंपलसरी बात है वो क्या है? लेबलिंग करना कंपलसरी है, कि सर्टिफिकेशन होना वो वॉलंटरी बात है। यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी को? तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्लास ऑफ सीड एंड इट्स सोर्स। क्लास ऑफ सीड एंड इट्स सोर्स, अभी भी बात हुई। फाउंडेशन सीड को किसने बनाया था बताओ? फाउंडेशन सीड किससे पैदा हुआ है? ब्रीडर से सर। ब्रीडर खुद किससे? न्यूक्लियस से सर। सर्टिफाइड किससे हुआ है? फाउंडेशन से सर। ये बातें तो हो चुकी है हमारी। हाँ, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, हमने पूरा कवर कर लिया है सीड टॉपिक को। यहीं से क्वेश्चन आएंगे भाई, इससे बाहर नहीं जा सकता कोई भी क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी देख लें क्या क्या बातें हैं। कुछ क्वेश्चन है। पहला पूछा गया था फाउंडेशन सीड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रीडर सीड। ब्रीडर से पैदा होता है, बिल्कुल सही है। व्हाट इज द टैग कलर? टैग कलर फाउंडेशन का कैसा था? व्हाइट कलर था सर फाउंडेशन का। अगर ब्रीडर का पूछे तो गोल्डन येलो, ब्रीडर का पूछे तो गोल्डन येलो सर। और ये ब्लू वाला सर्टिफाइड का था सर, और व्हाइट वाला था सर, व्हाइट वाला था फाउंडेशन का। तो यही आंसर है, फाउंडेशन का व्हाइट है सर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द सीड टैग कलर यूज्ड फॉर सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड का अभी भी करा है सर, ब्लू कलर। सर्टिफाइड का कैसा था? ब्लू। व्हाइट किसका था? फाउंडेशन का सर। गोल्डन येलो किसका था? ब्रीडर का सर। तो सही है। जो अजार ब्लू था किसका था बताओ? सर्टिफाइड सीड का अजार ब्लू कलर था सर। यहां तक कोई डाउट है तो बोल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सीड आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल सीड ड्यूरिंग अमंग द फॉलोइंग। एक सीड से बहुत सारे पैदा हो तो एसएमआर सर, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? एसएमआर। ऑप्शन ढूंढ लो, एसएमआर, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। एक सीड से बहुत सारे पैदा कर दे तो एसएमआर की बात करेंगे। सही है सर। आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या करें? विच काइंड ऑफ सीड हैज हाईएस्ट जेनेटिक प्योरिटी। हाईएस्ट जेनेटिक प्योरिटी सर या तो न्यूक्लियस खुद था या फिर ब्रीडर में 100% जेनेटिक प्योरिटी थी। कितनी परसेंट थी? 100% थी सर इसमें, 100% जेनेटिक प्योरिटी। तो इसका आंसर है ब्रीडर सीड 100% जेनेटिक प्योरिटी रखता है। ठीक है सर। और जो फाउंडेशन था वो 99.5% रखता है, और जो सर्टिफाइड था वो 99 ही रखता है। और ट्रूथ लेबल्ड था सर, उसकी बात ही नहीं करेंगे, उसकी फिजिकल प्योरिटी की बात करी जाती, जेनेटिक की करी ही नहीं जाती। अरे यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
द एम्ब्रियो स्टेम बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज, बिलो द पॉइंट सर हाइपोकोटाइल, और अबो हो तो एपिकोटाइल सर, अबो पूछ लेता क्वेश्चन में तो एपिकोटाइल सर, और बिलो द अटैचमेंट पॉइंट से बिलो एम्ब्रियोनिक तो हाइपोकोटाइल, इसका आंसर जाएगा सर हाइपोकोटाइल। क्या आंसर जाएगा रे? हाइपोकोटाइल। तो इस तरह से हमने पूरा हर स्लाइड को कंप्लीट किया और हमारा जो सीड टॉपिक था ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है। यहीं से इसी टाइप के क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं, और इसको 2 बार पढ़ लेना रे, एक बार तो धीरे धीरे 1 की स्पीड में पढ़ लेना, एक बार 2 टाइम स्पीड करके पढ़ लेना, इतने में तुम्हारे सारे याद हो जाएंगे, क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाने के बाद गलत होने की संभावनाएं नहीं है। तो तुम थोड़ा सा ध्यान लगा के मेहनत कर लेना, तुम्हारे सारे क्वेश्चन ठीक होंगे। बस मेहनत करते रहो बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, खुश रहें।